चलो बेटा हम लोग, क्योंकि ये आस्था क्लास है और आप सब जानते हो कि आस्था क्लास बीपीएससी का कोर्स तैयार करवाती है। हम लोग भी इस संस्था से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक है जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती है तो उस पर एक परिचर्चाएं चलती है, और वो भी खासकर यदि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है तो अवश्य हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और इसका दो उद्देश्य है। एक स्वाभाविक उद्देश्य है, वो व्यावसायिक उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को वो चीज़ें मिल सकें, और दूसरा है कि दिल्ली में रहते हुए भी हम बिहार से हम भी जुड़े रहें और आप सब जो बच्चे लोग हैं वो भी जुड़े रहें। अभी 23 जनवरी को हमारी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। ठीक है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री तो थे ही थे, और हमारे बिहार के महान नेताओं में से एक थे। तो स्वाभाविक है कि उन पर चर्चा एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और क्योंकि मैं यहाँ पर इतिहास पढ़ाता हूँ, तो इतिहास में एक हिस्सा बीपीएससी में थिंकर का है। वैसे सिलेबस में तो सिर्फ गांधी, नेहरू और टैगोर है, बट यदा कदा जो बहुचर्चित व्यक्तित्व होते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी राजा राम मोहन राय, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी राम मनोहर लोहिया, कभी राजेंद्र बाबू। हो सकता है आने वाले मुख्य परीक्षाओं के संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर साहब भी महत्वपूर्ण हों, या करंट में उनको पूछा जाए। कहीं भी पूछा जाए, चीज़ें तो एक ही करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर साहब का पूरा जीवन क्या था, कैसे वो समाजवादी नेता थे, और वो जिस सिद्धांत समाजवाद का पालन करते थे, सरकार में उसको क्रियान्वित करने का उनने किस प्रकार से प्रयास किया। एक छोटा सा इस पर हम लोग क्रियाकलाप करें, और फिर आगे भी जब क्लास होगी इस पर चर्चाएं होती रहेगी। देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का जीवन परिचय आता है। तो देखो, इनका जन्म 1924 में समस्तीपुर जिला के पिछौतिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम जानकी ठाकुर था। और इनके पिता जो थे वो हज्जाम का काम, अपने यहाँ जिसको नाई कहते हो, नाई का काम करते थे। बचपन में पढ़ने लिखने में बड़े कुशाग्र थे, और 1938 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय 1938 में एक नाई समाज का बच्चा मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास कर जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। आज न लगता है, कह रहे यार मैट्रिक, उस समय 1938 में आप समझिए जिले में एक दो बच्चा फर्स्ट क्लास आता था, उसमें से कर्पूरी ठाकुर जी थे। ठीक है, तो ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ। और
इनका जो जीवन प्रारंभ होता है वो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में एक छात्र के रूप में इन्होंने भाग लिया। स्वाभाविक है कि इनके ऊपर गांधीवादी दर्शन का व्यापक प्रभाव था। अब देखो, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ये समाजवादी विचार से प्रभावित हुए। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में वो जेपी लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे महान समाजवादी चिंतक के विचारों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इनके ऊपर जो है वो जेपी और लोहिया, इन दो का बड़ा व्यापक प्रभाव था और ये दोनों समाजवादी थे। अब आपको समझना है समाजवाद। देखो, समाजवाद वास्तव में एक अवधारणा है, कोई तथ्य नहीं है। समाजवाद क्या अवधारणा है कि समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि ये पूंजीवाद का विपरीत है। पूंजीवाद का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का धन पर अधिकार हो तो वो पूंजीवाद कहलाता है, और पूंजी पर या संसाधनों पर जब समूह का अधिकार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद का मतलब है कि जो संसाधन है, जो पूंजी है, उस पर सामूहिक स्वामित्व या राष्ट्र का स्वामित्व या समुदाय का स्वामित्व, किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। इसको समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद को प्राप्त करने का 3 तरीका है। एक है, एक कल्पनावादी तरीका है, ठीक है, एक कल्पनावादी तरीका है, एक हेबियनवादी तरीका है और एक साम्यवादी तरीका है। ठीक है, अर्थात कल्पनावादी, फेबियनवादी और साम्यवादी, ये 3 तरीका है। कल्पनावादी का समर्थ फाउंडर थे, संस्थापक थे रॉबर्ट ओवल। फेबियनवाद के संस्थापक जो हैं वो आपके हैं सेंट साइमन, और साम्यवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ये तीनों अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कल्पनावादी का मतलब है कि किसी पूंजीपतियों के द्वारा दया भाव से श्रमिकों के उत्थान के लिए किया गया कार्य। फेबियनवाद, जिसके संस्थापक सेंट साइमन है, इसका उद्देश्य है संवैधानिक तरीके से समाज का समान रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करना। और साम्यवाद का मतलब है कि क्रांति के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। ठीक है, समझ गए। कल्पनावाद मतलब क्या हुआ कि जब किसी पूंजीपति के द्वारा दया भाव से किसी का कल्याण कर देना। फेबियनवाद मतलब संवैधानिक विधि के द्वारा, संवैधानिक नियमों के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता को प्राप्त करना। और साम्यवाद का मतलब हुआ क्या कि क्रांति के द्वारा, माने रक्त बहाकर
सामाजिक राजनीतिक समानता को प्राप्त करना। ये 3 तरीके हैं। भारत में स्वभावतः तुम देखोगे जितने भी अधिकांश समाजवादी नेता हुए हैं, चाहे वो नेहरू हों, जेपी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, चाहे लोहिया साहब हों, ये सब के सब फेबियन समाजवादी थे। क्योंकि इन लोगों का स्पष्ट मानना था कि भारतीय समाज क्रांति को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अहिंसक समाज होता है। इसलिए यहाँ पर फेबियन समाजवाद के द्वारा ही समाजीकरण किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि कर्पूरी ठाकुर साहब के ऊपर भी क्या है, फेबियन समाजवाद का प्रभाव है, क्योंकि उनके नेता जननायक जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर लोहिया साहब थे, जो स्वयं दोनों फेबियन समाजवादी थे। तो इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर एक व्यापक समाजवाद का प्रभाव है, लेकिन फेबियन समाजवाद का प्रभाव। अब तुम कहोगे कि कर्पूरी ठाकुर कोई प्रशिक्षित समाजवादी थे? नहीं, वास्तव में उनका जन्म जिस जगह हुआ है और वहां पर जमींदार वर्ग के द्वारा जिस प्रकार से सामान्य वर्ग का शोषण और प्रताड़ित किया जाता था, वहां पर व्यक्ति अपने आप में ही समाजवादी हो जाता है। एक घटना मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। 1938 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास किए, तो वो खुशी के मारे उछलते कूदते, भाई 10वीं क्लास का बच्चा तो बच्चा ही होता है 15-16 साल का, अपने पिताजी के पास गए जो नाई का काम करते थे, और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं मैट्रिक पास हो गया, वो भी पहले दर्जे से, फर्स्ट क्लास से पास हो गया। उनके पिताजी बड़े खुश हुए और जो उनका गांव था पिझौतिया, उस गांव के जमींदार के यहाँ उस बच्चे को ले गए कि आशीर्वाद दिलवा देंगे और बड़े लोगों का सहयोग हो जाएगा तो बच्चा आगे भी पढ़ लेगा कॉलेज में और कुछ। तो वो बाप बेटा दोनों अपने गांव के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार चारपाई पे लेटा था, तो उनके पिताजी ने कहा कि मालिक, ये बच्चा मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास किया है। तो जमींदार साहब ने उत्तर दिया, चलो अच्छा है, अब पैर दबाओ। अब क्या करो? पैर दबाओ। तो कर्पूरी ठाकुर जी उस समय ऐसा महसूस करते हैं कि यदि उनको काट दो तो खून नहीं निकले। कहाँ वो आगे के भविष्य के लिए गए थे, कहाँ करियर बनाने के लिए गए थे, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि पैर दबाओ। तो स्वाभाविक है समाजवाद तो पैदा होगा, समाजीकरण की बात तो होगी। राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक समानता या आर्थिक सामाजिक न्याय प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर के मन में कहीं न कहीं इस समानता के प्रति आकर्षण तो 15-16 साल के उम्र में आ गया था, लेकिन जब जेपी और लोहिया जैसे महान चिंतक के साथ आए तो ये परवान चढ़ा। तो इस प्रकार जिस बच्चे को 1938 में ये कहा गया था पैर दबाओ, वही बच्चा 30 साल के बाद पूरे बिहार का नेतृत्व करता है, बिहार का मुख्यमंत्री बनता है लगभग 30 साल बाद। तो इस प्रकार से उनमें एक स्वाभाविक समाजवादी प्रवृत्ति आई। अब देखो, कर्पूरी ठाकुर जी का
राजनीतिक जीवन की शुरुआत। राजनीतिक जीवन। कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक जीवन 1952 में ही शुरू हो गया। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ, और ये आम चुनाव आपको पता है 1952 में हुआ, तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उनका निर्वाचन क्षेत्र बना ताजपुर। आप सब लोग जानते होंगे बिहार में समस्तीपुर जिले में एक विधानसभा है ताजपुर। वहां के ये पहले विधायक बनते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। किससे बनते हैं? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आप समझिए जिस समय कांग्रेस की जलजला था, जिस समय पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस में रहकर बनता था, पूरी भारत में जिस समय कांग्रेस का बोलबाला था, उस समय कर्पूरी जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का चयन किया और पहली दफा पहली चुनाव को जीतकर वो मेंबर बने। 1924 उनका जन्म था और 1952 बामुश्किल 27-28 साल के युवक थे और 1952 से 1985 तक लगातार वो विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और एक से एक पद पाते रहे। जब हम कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं और उनकी समाजवादी प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कुछ उनके बारे में कुछ कहानियां हैं जिनसे आपको स्पष्ट चलेगा कि उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण था। और वर्तमान के जो समाजवादी नेता हैं उनसे भी आप उनकी एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। 1952 में विधायक चुने गए। 1953 में भारत से एक विधि प्रतिनिधि मंडल को ऑस्ट्रेलिया यूरोप की यात्रा पर जाना था। इस यात्रा के बारे में उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर, जो कि अभी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा मेंबर हैं, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे पिताजी के पास ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की यात्रा करने के लिए एक कोट नहीं था, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त से एक कोट मांग लिया और वो कोट ऑस्ट्रेलिया तक के लिए तो ठीक था क्योंकि वहां उतनी ठंड नहीं पड़ती है। जब वो प्रतिनिधि मंडल यूरोप आया तो वो यूगोस्लाविया गया। उस समय यूगोस्लाविया के नेता हुआ करते थे मार्शल टीटो। आप लोग भी उनका नाम जरूर सुने होंगे। ये वही मार्शल टीटो है जिन्होंने 1959 में बेलग्रेड में पंडित नेहरू के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किया था। आप सब लोग भी जानते होंगे इनको। तो मार्शल टीटो से मिलने गए तो मार्शल टीटो ने उनकी हालात को देखते हुए उन्हें एक कोट गिफ्ट किया था जो आजीवन वो पहनते रहे। समझो, जो व्यक्ति दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति एक बार बिहार के डिप्टी माने उप मुख्यमंत्री रहे, उनको कोट नहीं था और आजीवन नहीं रहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं रहा, वही मार्शल टीटो वाला वो पहनते। तो
आप समझ सकते हैं कि कैसे समाजवादी थे, कितने प्रखर थे। मैं यहाँ पर एक घटना और सुनाऊंगा। ये 1974 की घटना है और उस समय संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई थी 75 आते आते। तो बिहार में जनता पार्टी की बैठक थी। चंद्रशेखर जी और भी बड़े बड़े नेता पटना आए थे। कर्पूरी ठाकुर जी फटे कुर्ते में वहां बैठे हुए थे। तो चंद्रशेखर जी ने एक अनोखी योजना बनाई और उन्होंने अपने सभी नेताओं से अपील किया कि यार 10, 20, 25, 50, 100 रुपया दान करो। तो अब चंद्रशेखर जी उसमें जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके कहने पर भाई दान हो गया, पैसा जमा हो गया और वो पैसा ले जाकर उन्होंने कर्पूरी जी को ये कहते हुए दिया कि कर्पूरी जी अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, कम से कम एक आध दो कुर्ता तो सिलवा लीजिए। और कर्पूरी जी ने बड़े सकुचाते हुए वो पैसा एक्सेप्ट किया, चूंकि चंद्रशेखर जी जैसे व्यक्ति दे रहे थे। लेकिन उस महान समाजवादी नेता का कृतित्व देखो कि उन्होंने उस पैसे का कुर्ता न सिलवाया बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। ऐसे थे कर्पूरी जी। ये होता है समाजवाद। सफाई में प्लेन उतार देना, नाच करवा देना समाजवाद नहीं होता है। बार बार ईडी का समन मिलना कि तुमने चारा चोरी कर लिया, नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया, ये समाजवाद नहीं है, ये है समाजवाद। उस व्यक्ति को आजीवन अपना घर नहीं था कर्पूरी। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको घर बनवाने के लिए 50,000 ईंट भिजवा दिया। वो ईंट उन्होंने एक गांव के स्कूल को दान कर दिया और घर नहीं बनवाया। ये उनका शिक्षा के प्रति लगाव था। वो चाहते थे कि गांवों में यदि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूल होगी तो आम बच्चे पढ़ेंगे, उससे समाज का कल्याण होगा। क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है, वो सबसे बड़ा उपकरण है जिसके माध्यम से आप सामाजिक आर्थिक समानता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे थे कर्पूरी कि उन्होंने आजीवन अपने पद का व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं उठा, कोई परिवारवाद नहीं किया। आज तो समाजवाद का मतलब ही कुछ और हो गया और परिवारवाद तो उसका अहम अंग हो गया। अब कर्पूरी जी के प्रशासनिक कार्यों को देखो। कर्पूरी जी को सबसे पहले 1967 वो काल है, क्योंकि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी। कांग्रेस के अंदर में बड़ी जबरदस्त समस्या चल रही थी। शास्त्री जी भी मर गए थे, इंदिरा गांधी जी पीएम बन गई थी। कांग्रेस के अंदर में ही कांग्रेस के कुछ लोग थे, इसमें चंद्रशेखर जी थे, चौधरी चरण सिंह थे, जैसे नेता जो थे, मोरारजी भाई भी थे। ये इंदिरा गांधी को नहीं चाहते थे। कांग्रेस के अंदर में भी विभाजन दिख रहा था और 1967 में सबसे पहली बार आप देखोगे कि कांग्रेस का कई राज्यों में राजनीतिक प्रभुत्व खत्म हुआ और राजनीतिक प्रभुत्व जब समाप्त हुआ तो कई प्रदेशों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने
संविध सरकार का प्रयोग किया। जो गैर कांग्रेसी पार्टियों की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी मिले हुए थे, समाजवादी लोग भी मिले हुए थे, कांग्रेस की जो एक दूसरी धारा थी जिसको कांग्रेस संगठन कहा जाता था, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह जैसे नेता कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी और मोरारजी भाई जैसे नेता कर रहे थे। तो डॉक्टर लोहिया के प्रयास से बिहार में भी संविध सरकार बनी और उस संविध सरकार में कर्पूरी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। भाई काम पहली बार प्रशासनिक दायित्व मिला। इसके पश्चात कर्पूरी जी डॉक्टर लोहिया से मिलने दिल्ली आते हैं। कर्पूरी जी उनके निवास पर जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन लोहिया जी के घर से एक व्यक्ति निकलता है जो लोहिया जी के निजी सहायक हैं, जिसे पीए कहा जाता है। उनका नाम था उर्मिलेश झा। क्या नाम था? उर्मिलेश झा। बिहार के ही थे और उन्होंने लोहिया जी से बड़ा निवेदन किया कि कर्पूरी जी से मिल लें, चूंकि उर्मिलेश जी भी बिहार के थे, कर्पूरी जी भी बिहार के थे। तो संभव नहीं हो पाया, लोहिया जी नहीं मिले और कर्पूरी जी वापस पटना गए। और पटना जाके उन्होंने सोचा कि हमारे बॉस हमसे क्यों नहीं मिले। तो इसके दो प्रशासनिक कारण थे, राजनीतिक कारण नहीं था, व्यक्तिगत कारण नहीं था, वास्तव में प्रशासनिक कारण था। पहला कारण था कि शिक्षा को आम शिक्षा कैसे बनाया जाए, क्योंकि वास्तव में अंग्रेजी विषय के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में पढ़ने की रुचि बहुत कम थी और यदि वो पढ़ते भी थे तो 10वीं आते आते वो फेल हो जाते थे और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये अंग्रेजी विषय एक बड़ी समस्या बन के सामने खड़ी थी। तो लोहिया जी का मानना था कि अंग्रेजी विषय को समाप्त किया जाए। और लोहिया जी की दूसरी इच्छा थी कि अलाभकारी जोत, अर्थात जिन किसानों के पास 6 एकड़ से कम जमीन है उसके लगान को माफ कर दिया जाए। ये दो चीज इम्प्लीमेंट होना चाहिए संविध सरकार में। तो कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे और उनको शिक्षा विभाग मिला हुआ, उन्होंने तत्काल बिहार के मैट्रिकुलेशन के परीक्षा से अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वो सिर्फ क्वालिफाइंग भी नहीं रहा, मतलब आप उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, इंग्लिश का परीक्षा भी होता था, लेकिन इंग्लिश का नंबर एग्जाम में जुड़ता नहीं था। तत्काल उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया और आप सब लोग बिहार वाले यदि सुन रहे होंगे तो आप स्पष्ट जानते होंगे कि उस समय बिहार में जो मैट्रिक का परीक्षा पास करते थे उसको कहा भी जाता था कर्पूरी डिग्री, कर्पूरी मैट्रिक, अर्थात विदाउट इंग्लिश पास हो जाना। लेकिन आप देखिए उसने शिक्षा को सामान्य किया। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। आप सब भी, बहुत सारे बच्चे आज ग्रामीण क्षेत्र के, उनकी प्रतिभा में कोई कमियां नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि
आप आ, एक संयोग देखिए कि एक इंग्लिश के कारण आपकी पढ़ाई रुक जाए, आगे की पढ़ाई ना हो सके, आप को भविष्य में मौका ना मिले, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। हमें हिंदी ना आए तो शर्म की बात है, बट इंग्लिश ना आए तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हमारी मदर टंग नहीं है। लेकिन उसके कारण हमारी शिक्षा दीक्षा रुक जाए, हमारा विकास रुक जाए, हमारी आत्मनिर्भरता में रुकावट आ जाए, ये गलत बात है। तो कर्पूरी जी ने सबसे पहले इंग्लिश को सामान्य बना दिया, अनिवार्यता समाप्त किया। दूसरी चीज जो बच जाती है, 6 एकड़ अलाभकारी जोत के लगान की माफी का, वो भी उसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कैबिनेट में ये पास हुआ। और इस प्रकार से ये दोनों लोहिया जी के सपने को कर्पूरी जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया। लेकिन चूंकि आप सब लोग जान रहे हो कि ये मिलीजुली सरकार जो होती है, आया राम गया राम होता है। एक तो नया प्रयोग था, ऊपर से हमारे अपने नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो 1970 आते आते दो दो मुख्यमंत्री आए गए, आया राम गया राम हो गए। 1970 में एक अजीब स्थिति बनती है जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रामानंद तिवारी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो सहयोग लेना चाहते हैं कांग्रेस संगठन मोरारजी वाली कांग्रेस की और नंबर 2 जनसंघ, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का लगभग 52 विधायक था। उस समय बिहार विधानसभा की बहुमत थी 320, सॉरी बेटा 160, मतलब 318 सीट थी। तो रामानंद तिवारी जी मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये लिखा कि हमें जनसंघ से सहायता नहीं लेनी है। ये रामानंद तिवारी ने ही लिखा। तो इसीलिए बिना जनसंघ का सरकार बन नहीं सकता था, रामानंद तिवारी सरकार बनाने में असफल हो गए। अब ये लिखा तो रामानंद तिवारी ने, लेकिन वास्तव में ये दबाव है किनका? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर नहीं चाहते थे कि रामानंद तिवारी मुख्यमंत्री बने। हालांकि शासकीय तौर पे या सार्वजनिक तौर पे कभी ये नहीं कहा गया, लेकिन बात अंदर खाने ये था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में अधिकांश नेता पिछड़े वर्ग से थे, तो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? नारा था 100 में 60 हम, तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण कैसे? हालांकि ये कभी सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन हकीकत यही है, यही राजनीति की यथार्थता भी है। इसलिए रामानंद तिवारी ने अपना पैर पीछे कर लिया और इसका फायदा उठाया कांग्रेस आई के लीडर दरोगा राय ने, और दरोगा राय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 8-10 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए कि उनकी भी सरकार गिर गई। उनके सरकार गिरने के बाद 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर क्या बन जाते हैं? प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और किसके सहयोग से बनते हैं? जनसंघ के सहयोग से बनते हैं।
किसके सहयोग से बनते हैं? जनसंघ के सहयोग। आज से 8 महीना पहले इसी जनसंघ का सहयोग उनको नहीं चाहिए, रामानंद तिवारी को विवश कर दिया गया। लेकिन आज जब उनको मुख्यमंत्री बनना है तो जनसंघ से, अरे जनसंघ आज जिसको बीजेपी कहते हो, उस समय में 1980 के पहले वो जनसंघ कहलाता था। लेकिन जनसंघ को का स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए जनसंघ का सहयोग लेने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। देखो, यही राजनीति की व्यवहारिकता है। गद्दी मिलना चाहिए। अब मुख्यमंत्री तो वो बन गए, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 7 सप्ताह में 5 बार तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना पड़ा। अनेक प्रकार के प्रयोग हुए। 3 निर्दलीय था, तीनों निर्दलीय में से किसी एक को मंत्री बनाना है तो कैसे बनाया जाए? तो तीनों के नाम का चिट्ठा निकाला गया, लॉटरी सिस्टम। एक महंत जी थे, उनका नाम आया, वो मंत्री बने। तो आप देख रहे हैं, मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्री बनने के बाद सरकार वो बड़ी सहजता से नहीं चला पा रहे थे। और इनके इस कार्यकाल का सबसे उल्लेखनीय कार्यक्रम है कि पटना सचिवालय में बिहार भर के इंजीनियरों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटना, क्योंकि बहुत दिनों से बिहार में इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं की गई थी, बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार थे। तो उन्होंने पटना सचिवालय खुलवा के एक ही दिन में सारे इंजीनियर को नियुक्ति पत्र बांट दिया। ये एक अभिनव प्रयोग था, समाजवादी प्रयोग था, बिना भेदभाव का। जो जो बीटेक का डिग्री रखा था सबको नौकरी दे दी। और 1971 में 10 महीने के बाद उनकी भी सरकार गिर गई और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका 1977 में मिला। आप सबको पता है भाई, उस समय इमरजेंसी का विरोध हुआ, आपातकाल के विरोध के बाद 77 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की हार हुई, जनता पार्टी की जीत हुई, मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को सस्पेंड कर दिया। इस आधार पे कि राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस की व्यापक हार हुई है, इस आधार पे प्रांतीय सरकार को भी जनादेश समाप्त हो गए। बिहार में भी कांग्रेस की सरकार को सस्पेंड किया गया। चुनाव हुआ, चुनाव होने पर लगभग 2/3 बहुमत जनता पार्टी को आया। 218 सीट आई थी 324 में से। और उसमें उस जनता पार्टी में कांग्रेस कह रहे 3 धारा थी, क्योंकि 1974 में जेपी ने समस्त विपक्षी दलों का विलय कर लिया था और एक जनता पार्टी बना दिया था। उसमें 3 धारा थे, एक जनसंघ का धारा, एक कांग्रेस संगठन का धारा और एक सोशलिस्ट पार्टी का धारा। तो बिहार में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई और वो विचित्र स्थिति पैदा ये हो गई कि मुख्यमंत्री का 3 दावेदार हो गए। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कर्पूरी ठाकुर हो गए और कांग्रेस संगठन के धारा से सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने भी हैं, वो हो गए। और जनसंघ की ओर से एक तीसरे व्यक्ति खड़े हो गए
वो भी बिहार के बड़े फेमस लीडर थे बीजेपी के। तो इस प्रकार से 3 व्यक्ति खड़ा हो गए। तो जनसंघ जो बाद में बीजेपी बनी, उसने नानाजी देशमुख को पर्यवेक्षक बनाकर कहाँ भेजा? पटना भेजा। उन्होंने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया और नियम ये बना कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में लोक दल उम्मीदवार मतलब जनता पार्टी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेंगे। हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनसंघ समर्थित उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार से जनसंघ के उम्मीदवार कैलाशपति मिश्र था उनका नाम, मैं नाम नहीं बोल पाया था। कैलाशपति मिश्र जो थे, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को जेपी का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वो सत्येंद्र नारायण सिंह पे भारी पड़े और कर्पूरी ठाकुर बिहार के क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। इस बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसा काम किया जो मंडल कमीशन के आने से लगभग 1 दशक पहले उन्होंने ये काम कर दिया। उसी समय बिहार सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया था, मुंगेरी लाल समिति, उसकी रिपोर्ट आई और मुंगेरी लाल समिति के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए कर्पूरी जी ने क्या किया? ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया और ये 20% था। इसमें भी दोहरी मापदंड था, एक दबंग पिछड़ी जाति था और एक अति पिछड़ा वर्ग था। दबंग पिछड़े जाति में यादव थे, कुर्मी थे, कोयरी थे और आप क्या कहते हैं, वैश्य समाज के लोग थे। अति पिछड़े में नाई था, बरही था, कुम्हार था और सब जो है वो थे। इसमें अनुपात बनाया गया 2:3, अर्थात 20% में से 8% दबंग पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया और 12% अति पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया। ये कर्पूरी जी का बहुत बड़ा काम है समाजीकरण करने में या सामाजिक समानता को प्राप्त करने में। भारत में कहीं लागू नहीं हुआ था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी नहीं आया था, उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन यही उनके पतन का कारण भी बना, क्योंकि अब उनके ही पार्टी के जो दबंग पिछड़े वर्ग के नेता थे, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, वो सब कर्पूरी जी के पीछे पड़ गए। अपर जाति तो पीछे थे ही। स्लोगन लगने लगा, कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ पकड़ अस्तूरा। ये हालात कर दिया गया। ये देखिए भारत में जातीय समीकरण राजनीति को कैसे प्रभावित करता है कि आप चाह के भी सही से कोई भी चीज क्रियान्वयन नहीं कर सकते, कितनी समस्याएं आती है। और कर्पूरी जी का एक बड़ा सपना शुरू से था जमीन का हदबंदी करना। चलो जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन जमीनों का हदबंदी तो हुआ नहीं था। लेकिन जमीन हदबंदी करने के लिए उन्हें कैबिनेट से मंजूरी लेना था। लेकिन उनके कैबिनेट में जो दबंग पिछड़ी जाति थे, यादव, कोयरी, कुर्मी, वो भी बड़े बड़े जमींदार हैं। उन्होंने कर्पूरी जी को जमीन हदबंदी नहीं करने दिया, नहीं तो उसी समय वो जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन मजदूरों, श्रमिकों, किसानों में उसका वितरण कर देते, तो जमीन की समस्या ही बिहार में आज नहीं रहती।
लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट इसका विरोधी है, बल्कि लोअर कास्ट में भी जो दबंग जातियां हैं वो उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव था। और सोशलिस्ट पार्टी के अंदर में बहुत ज्यादा दबंग जातियां थी, यादवों का उत्कर्ष होना शुरू हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये हदबंदी नहीं कर पाए और धीरे धीरे पार्टी के अंदर में उनकी लोकप्रियता घटती जा रही थी। अपर कास्ट तो पहले से साथ छोड़े हुआ था, लोअर कास्ट में भी दबंग जातियां उनके विरोध हो गई, खुली नारा लगाने लगे, कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ पकड़ अस्तूरा। आप समझ सकते हो कि क्या हालात रही होगी। ऐसे समय में जमशेदपुर में कम्युनल राइट हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गए, 3 दिन दंगा चलते रहा, 108 लोगों का लगभग कत्ल हुआ। केंद्र ने अपना पर्यवेक्षक भेजा पटना, और वहां पर स्थिति ये थी कि कर्पूरी जी को 218 में से सिर्फ 30 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त था। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कर्पूरी जी को त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देने के बाद रामसुंदर दास जी की सरकार बनी। 1980 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से विजयी हुआ और कर्पूरी ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष बने। 1984 में कर्पूरी जी लोकसभा का चुनाव में खड़ा हुए थे समस्तीपुर से, लेकिन वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। जीवन में एक ही चुनाव वो हारे हैं, वो है 1984 का लोकसभा चुनाव, जो इंदिरा जी की हत्या के बाद भावनाओं में चुनाव हुई थी और लगभग 1 लाख वोट से हारे। फिर लगे हाथ विधानसभा का चुनाव हुआ 85 में, कर्पूरी जी उसमें जीत के आए और फिर नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन 1987 तक वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे और 1988 में उनकी मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के लगभग 3 दशक के बाद वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको भारत रत्न प्रदान किया। उनके कार्यों का एक कृतज्ञ राष्ट्र दे तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन उन्हें महान विभूतियों के श्रेणी में हमने शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है बेटा, ये था आपके कर्पूरी ठाकुर जी। आप लोगों ने इसे सुना होगा, पूरा याद हो जाएगा। कभी मौका मिलेगा तो इसे हम लिखा भी देंगे अच्छे से, ठीक है ना।